नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर मामले में चंदा चोरी और तमाम गड़बड़ झाले की खबरों ने राम भक्तों की आस्था को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। हालांकि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, लाखों करोड़ों रुपए की कुछ बरामदगी और अब ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन पूरे विवाद की गंभीरता ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखने वाला है। क्या विपक्ष बीजेपी को उसकी सबसे मजबूत जमीन पर ही घेरने में कामयाब हो जाएगा, या फिर विपक्ष के आक्रामक चक्रव्यूह को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक, जो कि अयोध्या में ही थे कल बैठक के वक्त से, और आज वो अयोध्या से लौट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुमार अभिषेक रास्ते से ही, गाड़ी से ही हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी के साथ किया, क्या वो मानते हैं, जो एक मूल सवाल है कि चंपत राय का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिस तरह का जो रुख था पूरी बैठक का, वो ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें क्लीन चिट ही दे रहा है। आपने जो बात की, तो क्या गोविंद गिरी ये मानते हैं कि चंपत राय की नाक के नीचे पूरा घोटाला चलता रहा, तो उनका भी कोई कसूर है भैया, कि वो भी कहीं ना कहीं उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोषी ठहराया जाना चाहिए? देखिए, डायरेक्टली तो कोई नहीं मानता। और उनका तो कहना है कि चंपत राय निष्कलंक है। उनको उनसे कोई सोच भी नहीं सकता कि चंपत राय ने कहीं से उनका कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर जिन लोगों ने चोरी की है उसको कहीं से उनका कोई आशीर्वाद होगा। ये तो इससे लेकर के तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन चंपत राय को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, और उन्होंने हम्म। बोला कि उनकी कार्यशैली ऐसी थी जो कि जिसमें बहुत ज्यादा दूसरों के लिए गुंजाइश नहीं थी। यानी कि वो इस बात को मान रहे थे कि असावधानी, लापरवाही, ये तमाम चीजें तो वो चंपत राय को लेकर के एक्सेप्ट कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि उन्होंने बताया कि वो जल्दी किसी की सुनते नहीं थे ज्यादातर मसलों पर। कुछ कुछ मसलों पर बेशक सुन लें। तो ये उनकी जो स्वभावगत उनके उनका उनका ये लापरवाही स्वभावगत चीजें थी, वो लापरवाही की वजह से ये इस हालत में आई। लेकिन एक चीज है, जिद्दी थे, ये बात भी उन्होंने कहा कि बहुत जिद्दी आदमी थे। अहंकार को उन्होंने थोड़ा इशारों में बताया कि अहंकारी शब्द से उन्होंने थोड़ा परहेज किया। लेकिन बातचीत से ऐसा लग रहा था कि ये तमाम बातें वो भी मान रहे हैं। एक बात और उन्होंने मान ली कि भाई अब कोई सोचे कि दोबारा उनकी वापसी होगी तो यह संभव नहीं है। और उन्होंने कहा हम्म। आज की स्थिति में तो वो बिल्कुल बाहर है। तो बिल्कुल साफ हो गई कई चीजें कि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ऐसे लोग अब दोबारा तो इस ट्रस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन क्या अनिल मिश्रा दोषी हैं क्या, इस पर उन्होंने कहा हम्म। कि अब ये ट्रस्ट फैसला करेगा। लेकिन कल की मीटिंग की जो बात रही है नीरज, वो इंपॉर्टेंट है। पूरी मीटिंग में हर कोई चंपत राय से बेशक भीतर से नाराज रहा हो, लेकिन उस मीटिंग में किसी ने चंपत राय का विरोध करना है तो दूर, सब उनकी तारीफों में कसीदे ही पढ़ते रहे कि 30 साल का उनका करियर, बेदाग छवि, तमाम चीजें उन्होंने कहा, कहते रहे। तो चंपत राय को लेकर के एक अलग ही माहौल, एक मूड दिखाई दिया। लेकिन जिसे कहते हैं कि आ, अब उन्हें भी मालूम है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों की वापसी नहीं होने वाली। हम्म। ट्रस्ट के भी तमाम लोगों को तो एक तरीके का ये एक ग्रेसफुल एग्जिट, जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, वो उन्हें हम्म। दिया गया। उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके, उनको निष्कलंक बता करके। और मैंने कई अधिकारियों से भी बात की जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। तो वो भी ये तो जरूर कहते रहे कि भाई चंपत राय चाहे जो हो जाए, लेकिन चंपत राय ने चोरी नहीं की है और ना ही उन्होंने प्रश्रय दिया है। तो ये बात आपको आने वाले समय में जो भी इस पे जांच होगी हम्म। या जो चीजें निकल करके आएंगी, उसमें बड़ा साफ दिखाई देगा चंपत राय को पूरी तरीके से क्लीन चिट है। हाँ, चंपत राय की ऐसी चीजें जिनको उनके आपका इंटरनेट कनेक्शन, मुझे लगता है कि हमसे आपका संपर्क टूट गया है रास्ते में होने की वजह से। आप एक बार दोबारा, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं कुमार अभिषेक, तो आप उसे, जी जी जी, हाँ हाँ।
दिखाई दिया है अभी। नहीं बिल्कुल। हम्म। अब भाई ट्रस्ट के लोगों ने क्या बातें की, बैठक में क्या बातें की, ये अपनी जगह है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक नफे नुकसान की, और राजनीति तो ट्रस्ट को नहीं करनी है, चुनाव तो ट्रस्ट को नहीं लड़ना है, वो तो बीजेपी को लड़ना है। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा की शक्ल में दो बड़े इस्तीफे, 8 गिरफ्तारियां, लोग लाखों करोड़ों की बरामदगी, जो भी जितनी भी बरामदगी हुई है, तो 80 लाख के बाद भी वो कुछ छापे, कुछ खबरें आती रही कि 2 लाख रुपए बाथरूम से मिले, ये मिले। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 80 लाख के आसपास की जो एक ऑफिशियल फिगर दिया गया है, ये बरामदगी। अब हम आते हैं इसके नफा नुकसान पे, यानी लोगों के बीच में इसका क्या असर है, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से लगातार इस मामले को देख रहे हैं और ग्राउंड पर होने की वजह से लोगों की नब्ज भी आप नाप रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो पुलिसिया कार्रवाई या फिर ट्रस्ट के एक्शन के तौर पर जो मरहम लगाया गया है, क्या वो आस्था पर लगे जख्म को भरने के लिए काफी है? क्या लोगों की नाराजगी, राम भक्तों की नाराजगी इससे खत्म हो जाएगी? देखिए, कुछ तो मरहम लगेगा। आस्था, उनकी आस्था पर चोट पहुंची है। एक बात बिल्कुल साफ है कि आप अयोध्या घूम लें या फिर कहीं भी बात कर लें, हर कोई इससे आहत तो है, हर कोई नाराज है। लेकिन आहत हो जाना, नाराज होना, दुखी होना, ये एक बात है। लेकिन इसके बाद की जो बात आती है, वो उस पर बड़े मतभेद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें लगता है कि आ, ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि इसकी बीजेपी भरपाई नहीं कर पाएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये लगता है कि भाई ये तो चोरों का काम था, चोरों ने इसको अंजाम दिया, चोरी कहीं भी हो सकती है। तो ये राम मंदिर, अयोध्या, लोगों की आस्था से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राम मंदिर, अयोध्या, ये चीजें अलग है। चोरी जरूर हुई है और चोरों को सजा मिलनी चाहिए, लोगों का ये मानना है। हालांकि जो पॉलिटिकल नजरिए से लोग इसको देख रहे हैं उसमें अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसका नुकसान बीजेपी को 2027 के चुनाव में होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आखिर सरकार का तो इसमें कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें आगे बढ़कर एसआईटी बनाई और उसके बाद अब देखिए किस हम्म। तरीके से लोग पकड़े गए। तो शुरुआत में ही कोई चीज को, इस चीज को पकड़ लिया गया है। अगर ये कुछ साल और चलता रहता तो न जाने कितनी चोरी हो जाती। राम मंदिर, मतलब दो अलग अलग इसमें व्यूज हैं, और दोनों हम्म। अलग अलग पॉलिटिकल लाइन के व्यूज हैं। जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो लोग, जिन्हें लगता है कि सरकार के विरोध में में ये मामला जाएगा, वो कह रहे हैं कि ये नुकसान होने वाला है। और बहुत सारे लोग, उनको मालूम है कि कुछ नुकसान हो सकता है, बावजूद इसके ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सरकार ने अच्छा काम किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मुझे मिले जो जेन्युइनली बिल्कुल आहत हैं, उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे लोग अपनी राय कम रख रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल नुकसान कितना होगा या नहीं होगा। तो बड़ा ही मिक्स्ड टाइप का रिस्पॉन्स है नीरज। एक, अयोध्या में घूमते वक्त एक आस्था की लहर, सैलाब जो दिखाई देता था, उसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा घुल गया है कि लोग अब इसके बगैर बात नहीं करते। अगर आप बात करेंगे तो ये चंदा चोरी शब्द आता ही आता है लोगों के की जुबान पर। और यही चीज ऐसी है जो बीजेपी को, मुझे लगता है, तकलीफ दे रही होगी कि अगर ये शब्द चिपक गया, ये शब्द लंबा खिंच गया और पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे एक नैरेटिव के तौर पर सेट कर लिया, चुनाव में बीजेपी के नेताओं पर इसे चिपकाया, तो फिर उनको नुकसान तो होगा ही। अब चुनाव में वोटों का कितना नुकसान होगा ये नहीं कह सकते, मुद्दे और नैरेटिव का नुकसान होगा। फिलहाल फिलहाल सबसे बड़ा नुकसान। नैरेटिव और और आपने सही कहा कि विपक्ष तो इस्तीफों के बावजूद भी कह रहा है कि ये लीपापोती है। अखिलेश यादव लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कुल मिलाकर विपक्षी दलों को भाजपा पर हमले का जो असला मिला है, वो एसआईटी की कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई के बाद खत्म तो होगा नहीं। वो तो भले ही कोई इससे भी बड़ी कार्रवाई हो जाए, भले ही मामला कुल मिलाकर कोर्ट तक जाकर सजा सुना दी जाए, लेकिन वो तो चुनावों तक चलना ही है कि आखिर राम मंदिर के अंदर इस तरह की चंदा चोरी की गई, और ये इसको पॉलिटिकल पार्टियां जाहिर तौर पर भाजपा के सर मढ़ेंगी। एक सवाल यह कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जो चुनाव हुए, उनमें भी फैजाबाद में, जहां अयोध्या आता है, वहां बीजेपी हार गई। तो अब तो ये करेले पे
नीम चढ़ने जैसा है ना, मतलब जख्म पे नमक छिड़कने जैसा है कि अब ये एक तो तब भी उसका असर नहीं देखने को मिला था, उसकी विभिन्न वजहें रही थी, उनका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन अब ये जो बीजेपी का राम राज्य वाला नैरेटिव है उसको डेंट तो करता है ये मामला। क्या लोगों के बीच में ऐसा लगता है? मैं इसमें जोड़ देता हूं कि जैसे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक आलोक कुमार ने भी कहा कि हम में से कोई भी इस घटना का बचाव नहीं कर सकता और ना ही कोई इसके पक्ष में तर्क दे सकता है। भले ही वो कह रहे हैं कि घटना का बचाव, घटना के पक्ष में तर्क, लेकिन बात तो नैरेटिव बनने की ही होती है ना। नहीं, ये बात तो आप ये सही कह रहे हैं। आज भी इन्होंने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, कल भी उन्होंने कहा हम्म, था। अब देखिए, हम्म, ट्रस्ट जो है वो पूरी तरीके से डिफेंस मोड में तो है, लेकिन हम्म, ट्रस्ट के अब डिफेंसिव होने, माफी मांगने, शर्मिंदा होने, इन सबों के होने से कम अगर पॉलिटिकल बात कर ली जाए तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब जितना नुकसान होना था वो नुकसान तो हो गया है, या इसका नैरेटिव का जितना नुकसान आगे होना है वो भी होगा। लेकिन अयोध्या के संदर्भ में एक बात देख लीजिए कि बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, लोगों की जो मेमोरी है शॉर्ट है, लेकिन हम्म, कुछ चीजें चिपकती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी पर ये बात चिपकी हुई है कि उन्होंने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। अब 90 हम्म, की बात है, लेकिन आज भी अगर समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेरती है तो इसी मुद्दे पर घेरती है। और इसका बहुत जिसे कहते हैं ऐसा जवाब समाजवादी पार्टी को नहीं सूझता, सिवाय इसके कि भाई देखिए, उस वक्त जो बेशक उनके प्रमुख सचिव रहे हों, आज कौन मंदिर में है, वो नृपेंद्र मिश्र की ओर इशारा करते हैं। लेकिन हम्म, वो चीजें तो चिपकी हुई है ना। उसी तरीके से ये 2027 के चुनाव में नफा नुकसान कितना करेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी तो चिपक गया है। ये तो बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसको तो वो अपना हथियार बनाएगी। 2024 के चुनाव में जब राम मंदिर का भव्य शुभारंभ हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये पूरा नैरेटिव खत्म हो जाएगा, ये इसका पूरा उत्साह खत्म हो जाएगा और नया ही नैरेटिव बन जाएगा। तो अभी तो 7-8 महीने का वक्त बाकी है। अभी हम्म, ये चंदा चोरी क्या तब तक इसी वेग में रह पाएगा, इसी फोर्स में वो जनता के दिलो दिमाग पे रह पाएगा, या ये फिजल आउट होगा? ये भी एक बीजेपी के पास जो ब्रीदिंग स्पेस है वो 6-7-8 महीने का है। तो इतना लंबा एक इश्यू को लेकर के जाना और चुनाव में ले जाकर के इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ वोट करा देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात, हम्म, बीजेपी की जो पॉलिटिकल लड़ाई होती है वो अलग है, वो उनका जो इलेक्शन मशीन है, मशीनरी है, वो अलग है। और कई बार मुद्दे कुछ भी हों, उनकी उनका मेहनत और उनकी मशीनरी हमेशा भारी पड़ जाती है। तो ये चीजें भी उस वक्त देखने के लायक होंगी। लेकिन एक जो नुकसान भाजपा को, संघ परिवार को, पूरे हिंदुओं के इकोसिस्टम को हुआ है, वो इस चंदा चोरी ने बीजेपी को एक जो मॉरल हाई ग्राउंड दे रखा था राम मंदिर के मामले में, वो बीजेपी ने गंवा दिया है। अब बीजेपी के पास, या फिर इन लोगों के पास वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो सब कुछ क्लेम कर सके, आस्था से लेकर के राम मंदिर और राम मंदिर से लेकर सब कुछ। ये क्लेम वो करेंगे, लेकिन अब इसका काउंटर भी उनको जगह जगह मिलेगा। ये तो बीजेपी को नुकसान हुआ है। हम्म, और ये बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कोई इस पर बोलना छोड़ देगा, कोई इसको मुद्दे को उठाना छोड़ देगा। जैसे कहा ना कि हम शर्मिंदा हैं, तो हम्म, विपक्ष सेम करता रहेगा बीजेपी को, और बीजेपी के पास सिवाय मतलब आप कह ले स्टूडियो में लड़ने झगड़ने के, उनके पास कोई बहुत इसका ऐसा जवाब नहीं होगा कि वो मुंह बंद करा हम्म, सके। हाँ, नहीं मैं नाथ लगातार मंचों से इसका काउंटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी पिच वही है। उनकी पिच वही है जो एक तो आपने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई वो किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं। फिर वो कह देते हैं कि जो मंदिर में दान के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाया करते थे वो किस बात से मुंह उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर वो हिंदू मुस्लिम की पिच पर ही इस मामले का काउंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये भी आपको लगता है कि कोई बीजेपी के अंदर इसको लेकर कोई मंथन, कोई प्लान है कि ये पिच जो है ये यही हिंदू मुस्लिम की पिच रहने वाली है, या फिर विकास योजनाओं पर, गुड गवर्नेंस पर इसे शिफ्ट करके फोकस शिफ्ट करना चाहेगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो निश्चित तौर पर चाहेगी कि ये फोकस शिफ्ट हो जाए, ये पूरा मुद्दा डिफोकस हो जाए।
लेकिन मुझे लगता है जितना ये मुद्दा उठेगा उतना ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर एग्रेसिव होगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी आप देखिए तो अ, अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रहे थे कि ऐसे लोग जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां लाठियां चलवाई हैं, ऐसे लोग जिन्हें राम मंदिर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, जो जिन जिन लोगों ने पूरा जीवन इसको रोकने में लगा दिया, वो लोग अब आस्था की बात कर रहे हैं। तो अभी तक मुख्यमंत्री उस पर थे। उसके बाद कब्रिस्तान और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल, इन सब चीजों के मुद्दे आए। लेकिन अगर आप आज मुख्यमंत्री को देखें तो उन्होंने फिर वक्फ बोर्ड की बात की है कि ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड को में लूटते रहे, वक्फ बोर्ड के माध्यम से सपा और कांग्रेस के लोग देश के संसाधनों को लूटते रहे, वो राम मंदिर के इस चढ़ावा चोरी कांड पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो देखिए एक एक करके ये चीजें शिफ्ट हो रही हैं। जितने मुद्दे हैं वो मुद्दे निकलेंगे और बीजेपी को भी मालूम है कि उसकी भी ये पिच है। उसको अगर जितना राम मंदिर पर बीजेपी को आप शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही हिंदू मुस्लिम ये मामले की तरफ ये पूरा मुद्दा जाएगा। और उन्हें भी मालूम है कि इस मामले का कैसे काउंटर करना है। अगर चंदा चोरी की बात है तो आप सिलेंडर की बात करके, आप किसान सम्मान निधि की बात करके आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। आप देखें अगर तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब लगातार कह रहे हैं कि भाई जो बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा आया वो कहाँ है। उसी तरीके से गाजी सालार मसूद की दरगाह पर जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उसके यहाँ भी चढ़ावा चढ़ा, उसका कोई ये नहीं है। तो अब आप देखेंगे इस तरह के मुद्दे अब उठेंगे, क्योंकि जब तक ये राम मंदिर का मुद्दा, चंदा चोरी, चढ़ावा लूट का मामला आएगा, इसी तरह के नैरेटिव से, इसी तरह के विमर्श से उसको काउंटर किया जाएगा और उसका नुकसान या फायदा जो कह लें वो होगा ये कि ये पूरा मुद्दा अब पॉलिटिकल के साथ साथ कम्युनल एंगल की तरफ जाएगा। यानी कि दोनों समुदायों को लेकर के इस पर बहस छिड़ेगी और ये पॉलिटिकल बहस होगी। इसका सामाजिक बहस से कोई उतना लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन बीजेपी इसको इसी तरीके से काउंटर करेगी, सरकारें इसी तरीके से काउंटर करेंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो बड़ा ही प्रिय पिच है ये। अब जितनी बार ये आप उठाएंगे, चंदा चोरी का आरोप लगाएंगे, सरकार कहेगी हमने कार्रवाई की है, लेकिन देखिए वक्फ में क्या हुआ, देखिए बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, देखिए सारा गाजी सालार मसूद मामले में क्या हुआ। तो अब ये मुद्दा, ये विमर्श आपको, ये बहस आपको अब चौक चौराहों पर दिख सकती है। एक सवाल और कि इस मसले को जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जैसे कहूं कि जयंत चौधरी, जो कि तुलनात्मक रूप से सबसे नए सहयोगी हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर भी तो एक मौका देखकर ही बीजेपी के साथ आए हैं। अनुप्रिया पटेल को चलिए हम कह लेते हैं कि वो तो लंबे समय से साथ हैं और वो जानती हैं कि बीजेपी के साथ रहने के फायदे भी क्या हैं अगर नुकसान की बात है तो ये जो एनडीए का पूरा स्ट्रक्चर है, क्या इसमें ये मामला किसी तरह की कोई हलचल पैदा करता है? क्या खास तौर पर वेस्ट यूपी में अगर हम जयंत चौधरी की आरएलडी की ही बात कर लें तो ये जो चंदा विवाद की गूंज है, क्या ये एनडीए के भीतर सीटों की बार्गेनिंग पावर के मैट्रिक्स को प्रभावित करेगी? देखिए अभी तो मुझे लग रहा है सीटों की जो चर्चा है उसमें थोड़ा टाइम है। वैसे ही अगर ये मुद्दा हो ना हो, जो सहयोगी दल है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों का तो दबाव बनाना उन्होंने शुरू ही कर दिया है। कोई 40 सीट मांग रहा है, कोई 32 सीट मांग रहा है। ऐसे देखा जाए तो करीब करीब 100 सीट सहयोगी आज ही मांग रहे हैं। इस मुद्दे के उठने के बाद से कुछ के लिए ये असहज करने वाली स्थिति है और कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन आप देखें तो थोड़ा असहज जयंत चौधरी हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका वोट बेस जो है उसमें मुसलमानों की अच्छी संख्या रही है। इसी तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम पर वो कभी वो अपनी राय नहीं रखते। वो भी भीतर से असहज होते हैं, लेकिन बाहर आकर के इस मामले में या इस तरीके के मामले में वो लोग खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये दोनों लोग खुलकर बीजेपी के लिए या फिर बीजेपी की तरफ से पॉलिटिक्स करते हैं। इन्हें मालूम है कि वो जब तक भाजपा के साथ है, अगर भाजपा के पॉलिटिकल लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन बीजेपी से अलग हो जाएंगे उस दिन
बीजेपी के खिलाफ भी लाइन ले लेंगे, और अगर कम्युनल पॉलिटिक्स से खुद को अलग करके वो मुसलमानों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो वो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा उसका नुकसान नहीं होगा। ये उनको उनको मालूम है कि उनकी उनकी अपने लिमिटेशंस क्या है। वो आज बेशक निषाद राज के नाम पे एंटी मुस्लिम बातें कर लें, लेकिन कल अगर वो सपा या कांग्रेस के साथ चले जाएं तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर है, वो एक समय गाजी सालार मसूद को लेकर के सॉफ्ट हुआ करते थे, आज बीजेपी के साथ है, बहुत अग्रेसिव है। बीजेपी जो कुछ बोले ना बोले, वो बीजेपी की तरफ से जरूर बैटिंग करते हैं, या फिर बीजेपी उनसे बैटिंग करवाती है कम्युनल इश्यूज पर भी। तो सारे जो 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 उन बीजेपी के सहयोगी दल हैं, सबके अपने अपने जिसे कहते हैं एजेंडे हैं, अपने अपने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई कंफर्टेबल है, कोई कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को थोड़ा सा आपको इसमें से अलग रखना होगा। बाकी इन दो पार्टियों को लेकर के बहुत समस्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जितनी कमजोर पड़ेगी, चाहे जिस मुद्दे पर पड़े, उसका नुकसान बीजेपी को इन पार्टियों के बार्गेनिंग में उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या बीजेपी कमजोर है? एक मुद्दे मात्र के उठ जाने से बीजेपी कमजोर होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बार्गेनिंग की बात, सीटों की बात अलग जगह पर होगी। इस मुद्दे पर आप देखेंगे बीजेपी और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी। उसको लगता है कि जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो इस पिच पर कर लेगी, वो उसको उतना फायदा होगा। तो देखिए, ये अखिलेश यादव की पिच रही नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव ने इस मामले को खोला, उछाला, अब थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल भी रहे हैं, लेकिन ये पिच अखिलेश यादव की नहीं है। आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। मुझे नहीं याद आ रहा है कि राहुल गांधी का कहीं कोई बयान आया हो। उन्हें मालूम है कि उनकी ये पिच नहीं है। वो इस वक्त बराबरी, गैर बराबरी और दूसरी बातें कर रहे हैं, आरक्षण, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पर वो कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दल हो या समाजवादी पार्टी और एनडीए के, इंडिया गठबंधन के ब्लॉक हो, सब इसे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं और अपने अपने लाभ और हानि के तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस अग्रेसिव है, सपा अग्रेसिव है, लेकिन नेताओं के बोल अलग अलग इस वक्त है। अभी इसमें बहुत वक्त है नीरज। मुझे लगता है कि छोटी पार्टियों को भी के लिए बहुत आसान बीजेपी को दबाकर सीट लेना नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अल्टीमेटली अब ये चुनावी साल है, तो दोस्तों हर चीज़ का जो असर है वो चुनाव पर क्या होगा, हर चीज़ को इसी चश्मे से, हर घटना को, हर डेवलपमेंट को इसी नज़र से देखा जाएगा, तौला जाएगा। और राम मंदिर का मसला तो चूंकि इतना बड़ा है कि ये भले ही मंदिर का मामला है, आस्था का मामला है, लेकिन इस पर लंबे समय से पॉलिटिक्स होती रही है और वो 2027 में भी होना तय है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है और विपक्ष कैसे बीजेपी को, सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनाता है। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, नमस्कार।